हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। पिछले लेक्चर्स में हम लोग लगातार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर पढ़ते जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ देखते भी जा रहे होंगे और आप लोगों को बेनिफिट भी होता होगा। तो अभी हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के यानी स्थिर विद्युतिकी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देखो, हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था आपके जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 7i के 3j के था और एरिया जो था ds वो yz प्लेन में था 15i के। तो वहां पे जब इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया था तो मैंने बाय मिस्टेक ली, वहां पे मैंने आपको बताया था i कैप डॉट j कैप 0 होता है, आपको सबको पता है। j कैप डॉट k कैप ये भी 0 होता है, लेकिन बाय मिस्टेकली हमने 15 7 था 135 लिख दिया था। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ गलती हो गई मेरे से मैथमेटिकली। तो आप इसको 105, जिनका आंसर कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया था उनका 105 बिल्कुल सही ये है, ये मेरे से बाय मिस्टेकली हो गया था। ठीक है, आप इसको देख लेंगे। हो गया? तो आप देखो, अब जो हमने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा था 2 माइक्रोकूलम पर मीटर था, जिसको माइक्रो को अगर मैं कूलम में कन्वर्ट करूं 10⁻⁻6 कूलम बाय मीटर। वैसे मोस्टली बच्चों ने मुझे इसका आंसर बता दिया था कमेंट सेक्शन में, तो उनका आंसर बहुत सही था, लगभग सभी बच्चों का सही था। लेकिन जिनका फिर भी नहीं बैठा उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ R 20 सेंटीमीटर था, लेकिन इसको एमपीएस में चेंज करेंगे तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर आ गया। फिर E जो लाइन चार्ज डेंसिटी थी उसका सीधा फॉर्मूला था, मतलब इंटेंसिटी थी लाइन चार्ज के कारण 2k लैम्डा अपॉन r, 2 की वैल्यू 2, k की वैल्यू 9 × 10⁻9 जो कि कांस्टेंट था, लैम्डा की वैल्यू या भी r की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अब इनको जब मैंने प्रोडक्ट किया, इनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद या तो आपका आंसर ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, कुछ ही नहीं है, डेसिमल का प्लेस को क्या किया एडजस्ट किया है। तो आप इसको एक बार फटाफट नोट कर लें, फिर कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं वो देख लेते हैं। हो गया? तो अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस लेक्चर को शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में कैसे, मतलब आपने देखा फिर थोड़ा सा देख पाए, कुछ बच्चे कहते हैं सर डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था, डाउनलोड करने की बजाय अगर आप YouTube पे ही देखते हैं, उसी टाइम पे देखते हैं लाइव चला के, ठीक है थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी बफरिंग करता है, बट इतना ज्यादा नेट खर्च नहीं होता जितना आपके डाउनलोड करने पे होता है। और दूसरी बात, पूरा वीडियो देखें फर्स्ट से एंड तक, बीच बीच में अब आपको हर वीडियो के अंदर बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस या कुछ टिप्स बताता हूं मैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोग उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड। देखो एक क्वेश्चन ही आपको करना है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइट linear charge on a circular path of radius 0.1 meter if the line charge density, linear charge density lambda is 10⁻⁻6 coulomb per meter, then find the velocity of electron या value of velocity of electron। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी अनंत रेखीय तार के कारण, जो कि समान रूप से आवेशित है, के तार के कारण एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, जहां पे त्रिज्या कितनी है 0.1 मीटर है, जहां उस तार के लिए, अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के लिए आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर है।
तो उस वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सीधी बात है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इन्फिनिट ऑन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की बात आती है, जब कोई रिवॉल्यूशन होता है सर्कुलर पाथ पे, कोई पार्टिकल घूमता है, तो हम क्या मानते हैं वहां पे जो बैलेंस करने के लिए जो फोर्स आता है, या मैं यूं कहूं कि जब फोर्स आपस में बैलेंस होता है, कोई पार्टिकल किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, तो वहां पे जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होता है। अब ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब स्थिर वैद्युतिकी बल बराबर क्या हो गया आपके अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। अब क्या कर सकता हूं मैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये मान लो ये मैंने लिख दिया F इलेक्ट्रिक बराबर F सेंट्रीपिटल। आप जानते हो F सेंट्रीपिटल होता है mv² अपॉन r, F इलेक्ट्रिक होता है Q इंटू E। QE हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, वैसे आपको ऊपर फाइंड आउट कर ही नीचे दिया गया है, मैंने वो यहां से आपको डायरेक्ट समझाना शुरू कर दिया। सब रेडियस सबसे पहले r दिया उसमें 0.1 मीटर, n केस में है तो इसको छोड़ देंगे। लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर, ये भी इसके अंदर m के SI यूनिट में है, तो हमारे इंपॉर्टेंट हो गई। अब मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 9.1 10⁻31 kg। देखो ये क्वांटिटी आपको ब्रैकेट में या तो देगा नहीं देगा, तो जब आपने ये रखा तो अब आपको पता चल रहा है कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है आपके पास। m हो गया, r हो गया, v आपसे फाइंड आउट करवाया ही है, q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको सबको पता है। अगर हो सकता है आपको नहीं भी दे तो ये दोनों चीज आपको पता होती हैं। लाइन चार्ज के लिए अगर हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं वो था 2k लैम्डा अपॉन r। लैम्डा आपको दे रखा है, k की वैल्यू आप लिख सकते हो 9 × 10⁹ ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यूज ऐसे कैसे रिप्लेस कर देनी है, सब्स्टिट्यूट करो। यहां पे लिखो 2k लैम्डा अपॉन r इक्वल्स टू mv² अपॉन r। r से r आप क्या देख सकते हो कैंसिल आउट हो गया, v चाहिए मेरे को, v² इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 2k लैम्डा q अपॉन स्मॉल n, तो v इक्वल्स टू √2k लैम्डा q अपॉन स्मॉल n। अब देखो अब हमें क्या करना है, मैं इसकी वैल्यूज चलो आपको ऊपर लिख के दिखाता हूं। ये मेरे पास एक तरह से फॉर्मूला भी बन गया, आप ये मान सकते हो v इक्वल्स टू, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है v, तो v इक्वल्स टू 2 एज इट इज, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻�6, q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम बाय स्मॉल n 9.1 10⁻⁻13 कूलम। अब आप इसको जब बैलेंस करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो आप सोल्व करके देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं यहाँ पे 5.625 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। देखो अब ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट, ये आप आराम से कर लेते हैं। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। देखो जनरली जितनी भी क्वांटिटी है सबको आपको किसमें लिखना है, यूनिट यूज करनी ही करनी है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत आए, आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को नोट कर लो, एक बार दोबारा समझ लो कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है, वृत्तीय पथ पे घूमता है, तो उसके अंदर अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के थ्रू संतुलित होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अंदर की तरफ बल लग रहा है वो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल से क्या होगा, संतुलित होगा। तो इसका मतलब एक देखो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एक आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया तो वो पार्टिकल आराम से किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर घूम सकता है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर F सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है mv² अपॉन r। QE आपको पता है F इंटेंसिटी, यहाँ पे हमने बात भी की थी, E इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है, तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, QE हो गया, ठीक है। E की वैल्यू अभी हमने लास्ट प्रीवियस टॉपिक यही पढ़ा है 2k लैम्डा अपॉन r, तो इस हिसाब से यहाँ से मैंने v² r से r कैंसिल आउट हो गया ये वाले टर्म, तो क्या बच गया v² और m पर डिवाइड कर दिया, v इक्वल्स टू ये रूट आ गया। अभी गिवन वैल्यूज है, यहाँ पे रिप्लेस की,
पुट करते ही मेरे पास सोल्व करने के बाद आंसर आ चुका है। ठीक है, आप लोग जो बच्चे हैं वो बहुत प्यार से देख रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए दिल से आपको हार्टली थैंक्स कहता हूं मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो अब आप इसी तरह इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहें। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसको राइट डाउन कर लें। उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मैं सभी प्रकार के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए आपके साथ साथ वीडियोस बना रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग इंडिविजुअल का भी प्लान बना रहे हैं और जल्दी ही आपको 10th क्लास की भी मैथ की और साइंस की वीडियोस आपको मिलने वाली इसी चैनल पे। तो आपके जो भाई बहन हो, छोटे मित्र हो, दोस्त हो, कोई जानकार हो जो 10th में हो, और उनको आप लोग ये चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, सजेस्ट करवा सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से उठते हुए आपको सारी चीज यहाँ पे हम लोग जितना ज्यादा हो सकता है आप लोगों के लिए करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटेंसिटी of electric field due to uniformly charged non-conductor infinite sheet। देखो यहां पे देखो, समान रूप से आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोल रहे हैं? समान रूप से आवेशित अचालक परत के कारण। देखो यहाँ पे अगर इनफाइनाइट वर्ड नहीं आए तो भी आपको यही टॉपिक करना है, ठीक है। इनफाइनाइट शीट हो या फाइनाइट शीट हो, आपको यही आंसर जो अब हम यहाँ पे समझेंगे उसी को समझना है, ठीक है। अब देखो मान लो क्या होता है, ध्यान समझ से जाना। मेरे पास ये एक इनफाइनाइट मैंने मान लिया एक शीट है। अब ये देखो इनफाइनाइट होगी तो इसकी डायमेंशन इस हिसाब से फैलती जाएगी, अगर ये इनफाइनाइट होगी तो। और अगर इनफाइनाइट नहीं होगी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। बस उसके अंदर इनफाइनाइट वाला पार्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इनफाइनाइट होती तो भी हमें क्या करना पड़ता, एक फाइनाइट पार्ट कंसीडर करना पड़ता। मैंने मान लिया मेरे पास एबीसीडी एक शीट है जिसका एक ये मेरे पास एक कंसीडरिंग पार्ट है एबीसीडी। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब हो गया मैंने मान लिया इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, प्लस की सिग्मा है, ठीक है। प्लस सिग्मा हो गई तो अब इसके किसी मिड पॉइंट से हम लोग O से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसपे मेरे को क्या करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसके कारण। आगे बात में मैंने आपको क्या कहा था, जब ये देख लिया तो हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर का एनवायरनमेंट और नीचे का एनवायरनमेंट एक जैसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पार्टों को हम लोग सिमेट्रिकली कंसीडर करते हुए समान डिस्टेंस पे दो छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मैंने मान लिया ये A1 है और ये क्या है, A2। वो A1 है और ये A2 है, ठीक है। अब देखो A1 के कारण इस बिंदु पे जो इंटेंसिटी होगी वो ये आ गई। मान लो A1 के कारण मैंने E1 मान लिया और A2 के कारण है इसको मैंने क्या मान लिया, ये A2 मान लिया, ठीक है। ये P पॉइंट है और देखो ये क्या है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टली प्लेन आ रहा था, ये एक्सिस आ रही थी। हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट को जब मैंने P कंसीडर किया है
तो मैंने माना ये कोण क्या है, थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। एंगल सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस A1 O जितनी यहाँ पे कंसीडर की उतनी यहाँ पे कंसीडर कर रखी है हमने, तो ये क्या आ गया, थीटा आ गया। तो वर्टिकली अपोजिट शीर्षक कोण के गुणधर्म से ये भी क्या हो गए, बराबर आ गए, थीटा थीटा आ गए। अब देखो इसको अगर मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो आप देख सकते हो जिस साइड पे एंगल बनता है उस पे क्या आता है, कोस आता है, इधर भी E2 का कोस ऑफ थीटा। फिर एक जो आपने कंपोनेंट रिजोल्व किया है, डिसोल्व किया, यहाँ पे जो आपने अलग किया है, रिजोल्व किया है, उसके परपेंडिकुलरली दूसरा कंपोनेंट आता है E1 पे, यहाँ पे क्या आ गया, E1 साइन ऑफ थीटा, इधर क्या आ गया, E2 साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इंटेंसिटी देखूं तो मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है वो आप अगर मैं L कंसीडर करूं, इसको L है, तो आप देख सकते हो A1P बराबर होगा A2P, तो Q कितना चार्ज होगा यहाँ पे, DQ होगा, मान लो लैम्डा कार्ड, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं चार्ज निकालूंगा तो इजिली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे मिल रहा है कि मोड ऑफ E1 बराबर आएगा आपके पास मोड ऑफ E2, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब अगर E1 E2 बराबर होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, जब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक तरह से क्या मिला, शेड के कारण जो इंटेंसिटी मिल रही है वो किस डायरेक्शन में, आपके हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज रेखा में, आप देख सकते हैं इस हिसाब से। अब ये पर्टिकुलरली इस पॉइंट के कारण है, मान लो इस पॉइंट का, अब इधर रखो तो भी होगा, इधर से तो भी होगा, इधर रखो तो भी, तो ऐसे अगर सारे कंसीडर करूं तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं, एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर सकता हूं, और उसको मैंने क्या कर लिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर कर लिया। अब ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया जिसकी फॉर्म में कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो आप क्या जानते हो, जब आपके पास नॉन कंडक्टर होता है तो उसके लिए जो चार्ज होता है वो पूरे वॉल्यूम के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड क्या होगा, आपको ये जो सिलेंडर है, जो बेलन बना हुआ जो आपको दिख रहा है सरफेस, ये इमेजिनरी होता है, इसको हम गाउसियन सरफेस कहते हैं, गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। अब देखो ये जो इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है इसके अंदर आपके पास ये चार्ज तो है ही, वही पूरे सरफेस ऐसे पूरे इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके ऊपर मैंने इंटेंसिटी जब प्लस सिग्मा कंसीडर की है, तो अब ये जो मेरे को मिला है इसके अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना पड़ेगा मेरे को। मैंने मान लिया ये वाला सरफेस जो है, इसका जो सरफेस है वो क्या है, एस है, कितना मान लिया, एस मान लिया, एस मान लिया। तो अब देखते हैं, अगर ये जो मेरे पास ये जो क्लोज सरफेस आ रहा है, मैं कहूँ गाउसियन सरफेस, मैं इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो पहले वाला भाग तो ये हो गया, मैंने इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया, और एक ये इधर आ गया, इसको S3 नाम दे दिया। अब देखो आप बात समझ में आई, तो आप देखो कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंटेंसिटी क्या था, प्लेट के ऊपर जब चार्ज इस साइड था तो इस साइड आ रही थी, और अगर इस साइड, अगर मैं सारा सिस्टम इस साइड देखो, इवन छोड़ो, ये मैं इधर रख दूं और ये सिस्टम इधर रख दूं तो इंटेंसिटी इधर लग जाएगा। कहने का मतलब चार्ज इस साइड होगा तो इस साइड इंटेंसिटी, चार्ज इस साइड होगा तो इस साइड इंटेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि E की डायरेक्शन भी इधर है, क्यों, इस हिसाब से E की डायरेक्शन इस हिसाब से तो होगी आपके, और ये DS की डायरेक्शन भी यही आ रही है, तो इधर थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। सिमिलरली ये DS की डायरेक्शन आ रही है और ये E की डायरेक्शन आ रही है, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अगली बात, सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैंने क्या कहा कि जब इधर चार्ज है तो इंटेंसिटी इधर था, चार्ज इस तरफ होगा तो इंटेंसिटी इस साइड आ जाएगी। या तो ऐसे करो, या इसको cos 180 भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इंटेंसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मानोगे, E डॉट ds दोनों वेक्टर अपोजिट हो जाएंगे, माइनस हो cos 180 प्लस हो, तो सेम आंसर आएगा। तो ds की डायरेक्शन ये हो गई। अब मैंने अगर E इसी साइड कंसीडर किया तो यहाँ पे भी मैं थीटा कितना एज्यूम कर सकता हूँ, 0 डिग्री कर सकता हूँ, S थर्ड के कारण। आगे बात समझे, तो अब मैं क्या देख सकता हूँ कि जब एक सरफेस के एक पॉइंट के कारण इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल थी, क्षैतिज के अनुदिश थी,
तो उसी हिसाब से अगर पूरी परत के कारण निकालूंगा तो क्षैतिज का एक बेलन बनेगा, जो कि मेरे को इस हिसाब से दिख रहा है। आ रही है बात समझ में? अगर अब ये आ रहा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बाय यूजिंग गाउस लॉ। देखो गाउस नियम के अनुप्रयोग से, गाउस नियम के उपयोग से ये क्या कहता है, वेक्टर ई डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो था गाउस नियम। फ्लक्स की डेफिनेशन जो थी, फ्लक्स जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है, रिलेटेड जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे क्या कर सकता हूं, ई डॉट ds की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट सरफेस के कारण है, तो यहाँ पे कितने पार्ट हो गए इसके, 3 पार्ट हो गए, वेक्टर ई डॉट ds s1। ठीक है, चलो वेक्टर हटा दो साथ साथ, अब cos ऑफ थीटा लिख दूं s1, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, s1 के लिए कितना है, सॉरी 90 है, प्लस s2 यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री, e ds cos ऑफ थीटा प्लस s3 e ds cos ऑफ थीटा, इसके लिए भी लिख दो थीटा बराबर वापिस 0 डिग्री। समेशन q सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन, ये कैसे, देखो सिंस समेशन q अपॉन एस इक्वल्स टू सिग्मा बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बताया था, तो समेशन q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस। आप एक मिनट नोट कर लो। कर लिए नोट। अब देखो क्या हुआ, हमने ये क्या किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लगाई है, लगा दिया। अब देखो cos 90 अगर रखूंगा तो cos 90 0 हो जाता है, मतलब ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, ये टर्म एज इट इज 0 हो गई। इधर देखो, एक मिनट इसको भी ऐसे रब नहीं करते, फिर आपको कारण दिक्कत आएगी बाद में भी। ये टर्म 0 प्लस देखो यहाँ पे E, क्यों, इंटेंसिटी के साथ तो ऐसे ही डी आई नहीं, इसलिए बाहर आगे कांस्टेंट टर्म cos 0 1 होता है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, प्लस E ds, ये भी s3, ये s2, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन। अब आप क्या देख सकते हो, देखो जितना सरफेस यहाँ पे है उतना ही सरफेस यहाँ पे है, और मैंने जो इफेक्टिव पार्ट है वो एस एरिया का माना है, तो इसका मतलब ds का अगर एरिया लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, E इंटू एस प्लस E इंटू एस इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन। तो ये क्या आ गया, 2E इंटू एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। आप देख सकते हैं एस से एस कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास फाइनल इंटेंसिटी आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, ये इंटेंसिटी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण। ठीक है, अचालक परत के कारण, कुचालक परत। अभी सदिश रूप में क्या लिखूंगा, अगर मैं सदिश रूप की बात करूं, एक मिनट आप नोट पूरा एक साथ कर लेना, वेक्टर E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इंटेंसिटी क्या है आपके, इसके रिजल्टेंट फॉर्म के अंदर चल रही है, तो एन कैप लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, या फिर मैं इसके साथ क्या लगा सकता हूं, अभी हम डिस्टेंस की बात करेंगे दूसरी फॉर्म के अंदर में, इसको राइट डाउन करना। ठीक है, उतार लो। हो गया होगा आपका। ठीक है, अब देखो हमने क्या देख लिया, ये आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट के अंदर, मतलब हमने क्या देखा कि इनफाइनाइट दिया जाए या फाइनाइट दिया जाए, हमने एक फाइनाइट पार्ट ही कंसीडर किया है, कि किसी भी इनफाइनाइट की स्टडी करने के लिए हम उसको कुछ ना कुछ एलिमेंट या कुछ ना कुछ पार्ट कंसीडर करते हैं।
ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास ये आंसर आपका आ गया है, इसे आप नोट करो। हो गया होगा आपका, ठीक है। आप देखो, अगर मैं इसका डिपेंडेंसी देखूं, इसकी निर्भरता देखूं, तो वो क्या आती है, वो ध्यान से मानना। इसकी निर्भरता देखी जाए तो यहां से अगर मैं मान लो इसका डिपेंडेंसी फैक्टर देखो, निर्भरता क्या आएगी, ई प्रोपोर्शनल सिग्मा, मतलब समानुपाती आ रही है, ठीक है। और अगर आर के ऊपर डिपेंडेंसी देखूं तो आर तो यहाँ पे टर्म आई नहीं, आर की पावर 0 हो गई, तो इसका मतलब अगर इसके साथ अगर इसका डिपेंडेंसी कर्व बनाऊं, ई है सिग्मा ई है, तो ये क्या आ गया, आपको प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ठीक है। और अगर इसके साथ बनाऊं कर्व, तो आप क्या देख रहे हो, आर चाहे कितना भी बढ़ जाए, तो ये क्या आ रहा है, इस हिसाब से मेरे को इसके ऊपर डिपेंडेंसी आई नहीं भी, 0 1 2 3 कुछ भी हो, ठीक है। आगे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस और आते हैं, वो अभी हम करेंगे। बना लो इसे, हो गया। अब देखो, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, वो ध्यान से देखना। आप लोग ऐसे ही इसी तरह बने रहे इस चैनल के साथ। यहाँ पे हम लोग आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्चुअली पार्ट जो मिलेंगे, जो भी टॉपिक होंगे, जो भी टॉपिक यहाँ पे आएगा वो कॉन्सेप्चुअली बात होगी उसके ऊपर, ठीक है, डिटेल से बात करेंगे। तो इसलिए आप लोग इसके साथ बने रहें, लगातार देखते रहें, और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो उस चीज को दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग, ये हमेशा आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड रहेगा, मिलता रहेगा वहीं पे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं आपको। देखो अभी तो एक सबसे पहले इजी क्वेश्चंस देखें। देखो इनके एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया है, आपके पास दो प्लेट है और ये ए है, ये बी है। इस पे कह दिया कि इस पे प्लस चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे आपके पास तीन रीजन बन रहे हैं, 1 2 3। आपको कहा जाएगा तीनों रीजन के अंदर इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी फिर रिजल्टेंट निकालोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। मान लो कितने रीजन बन गए, 3। देखो हमने क्या देखा था, माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, फील्ड लाइन जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, अट्रैक्टिव नेचर होता है इंटेंसिटी का। और प्लस चार्ज के कारण ये क्या होता है, बाहर की तरफ होती है, रिपल्सिव नेचर जिसको हम कह सकते हैं, इस हिसाब से होता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं, तो आगे बढ़ाकर मैं देख सकता हूं कि जब माइनस ऊपर रीजन में आपको एरो साइन लगाना है, जैसे मैं बता रहा हूं माइनस के कारण ये लो अंदर, इधर भी माइनस के कारण इंटेंसिटी इधर, इधर भी इधर। ये पहले वाले के लिए है, फर्स्ट प्लेट के कारण, ए के कारण। रीजन का मतलब नहीं है, रीजन के अंदर तो एरो लगाना है, लेकिन प्लेट के कारण आएगा। अभी तो 2 के कारण, 3 के कारण भी देखेंगे। अब मान लो प्लस की मैं बात करूं तो प्लस से क्या होता है, दूर जाती है, इधर से दूर गई, इधर ये भी दूर चली गई। आगे बात समझ। अब देखो फर्स्ट रीजन में देख रहा हूं, इन जितने भी एरो लगेंगे सबका मैग्नीट्यूड बराबर माना जाता है, केवल डायरेक्शन के हिसाब से ऐड होगा। तो इसका मतलब देखो ये इस तरफ एरो आ रहा है और ये इस तरफ है, तो आपस में अपोजिट हो गया, कैंसिल आउट। इसका मतलब इन रीजन फर्स्ट इंटेंसिटी विल बी 0। कैसे, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ई मान लो 1 2 3 की जगह आप लिख दो इसको P Q R। मैंने 3 रीजन नाम लिख दिए, तो मेरे को ई पी देखना है, पी रीजन में क्या आता है देखते हैं। और ये 1 है, फर्स्ट प्लेट 1 है और ये सेकंड है, जिसे मैं 1 2 लिख सकता हूं। तो देखो E1 प्लस E2 इस हिसाब से। अब आप क्या देख सकते हो, E1 अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा E2 माइनस का आएगा। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल्स टू 0। अब कईयों के दिमाग में चल रहा हो सर प्लस माइनस नेचर का क्या फर्क पड़ा,
वो एरो साइन ऑटोमेटिकली एरो के अंदर ही प्लस माइनस इनबिल्ट हो गया। आपको तो केवल ऐसे लिखना है, प्लस माइनस आगे इन्वॉल्व नहीं करना। सिमिलरली मान लो क्यू के अंदर निकालो, क्यू के अंदर देखो, क्यू के अंदर दोनों क्या हो रहा है, एरो एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब E1 प्लस E2, तो क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह आपके पास EQ रीजन के अंदर आ गया। सिमिलरली ER रीजन की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, दोनों वही E1 माइनस E2 आपने कर लिया है इक्वल्स टू 0 आएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो, जैसे मान लो अगर ये ऐसे होगी दो प्लेट, ये फर्स्ट है सेकंड है, दोनों ही नेगेटिव होगी, तब क्या होता है देखते हैं। भाई नेगेटिव के कारण पहली वाली प्लेट के कारण अंदर की तरफ, सारे अंदर की तरफ, ये देखो ये इसके कारण नहीं, आपको इससे पीछे की तरफ नहीं, ये फर्स्ट प्लेट के कारण है। सिमिलरली अब क्या होगा, दूसरी प्लेट के कारण देखूंगा तो वो अंदर की तरफ आ गया, आ गया। अब इसके अंदर निकालो P Q और R, तीन रीजन है, वही देखते हैं। याद देखो EP दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में E1 प्लस E2। अब ये सब आप लिख ले रहे दोनों लाइन, तो क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये EP आ गया। सेकंड EQ आप देख सकते हो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 0। सिमिलरली ER क्या होगा, वो EP के बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन हम लोग अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात। इस हिसाब से आप इनको नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन सेकंड है आपके, और ये क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन फर्स्ट का डायग्राम ये है और क्वेश्चन सेकंड का डायग्राम ये है। आप इसको थोड़ा सा इसको केयरफुली बनाना, मैंने थोड़ा सा एक साथ बना दिए दोनों, इसको नोट कर लो। हो गया, आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो दोबारा देखो। देखो माइनस के कारण पर फील्ड के, चलो एक मैं आपको केवल डायग्राम नोट देता हूं, क्वेश्चन उसका डायग्राम बताता हूं और आप सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे P Q R ऐसे रीजन से डिवाइड करने के बाद क्या होता है। मान लो मेरे पास ऐसे प्लेट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये प्लेट है मेरे पास, और रीजन है P Q R S, सबके अंदर इसके ऊपर प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा। तो देखो इसका क्या होगा, आपको ये देखना है कि पहले प्लस है तो प्लस के कारण इंटेंसिटी बाहर की हो, सभी रीजन्स के अंदर लगेगा। अब इसको भूल जाओ, इसके कारण लगा, माइनस के कारण अंदर की हो, सभी रीजन्स के अंदर, मतलब जिसके कारण बात करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, बाकी सबको हम इग्नोर करना है एक तरह से, बस रीजन मानने हैं। अब ये प्लस है तो प्लस के कारण बाहर की हो, दिक्कत हो तो उधर से ही लगाते हुए लाओ साइन, ठीक है, आप सोल्व कर लेना। एक तो ये करेंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन और है, माइनस माइनस प्लस, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी होमवर्क है आपके लिए। और एक क्वेश्चन नंबर और है, वैसे इतना ज्यादा आता नहीं है आपके पास, क्वेश्चन 4 तक, लेकिन हम कर लेते हैं एक बार, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 1 2 3 4, P इधर से कंसीडर करना है, P Q R S T U, ठीक है, हिसाब से आप डिवाइड कर लेना। और मेरे को 1 2 3 इसके मैंने एरो बता दी, इनकी आप लगाओ और मुझे सॉल्यूशन आप बताओगे, ठीक है। आप सारे सेम भी ले सकते हैं, और आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये होमवर्क के क्वेश्चन नोट करो। हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, वो देखो। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर गाउस लॉ से रिलेटेड आपको हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं,
तो अभी देखो इस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। गाउस लॉ पे आपके क्यूब प्रॉब्लम भी आती है अभी, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। मिड में हो, मतलब सेंटर के अंदर हो, किसी सरफेस के बीच में हो, एज के बीच में हो, कॉर्नर पे हो, फिर छोटा क्यूब करें, बड़ा क्यूब करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी आपको कोई एक आध क्वेश्चन और है वो भी करा देता हूं, ठीक है, वो आप देखते जाओ। एक क्वेश्चन ऐसे है, four charges plus 4 microcoulomb plus 6 microcoulomb plus 9 microcoulomb and एक मिनट, ये माइनस है, ये माइनस है, एंड प्लस 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस inside a closed surface and a charge of plus 8 microcoulomb is outside the surface find the total outgoing flux from the surface। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको निकालना है, जबकि हमने क्या देखा था, फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो समेशन क्यू होता है इनसाइड होता है। मैंने आपको कहा था कि आउटसाइड की चार्ज की बात नहीं करते। अगर कोई भी मेरे पास क्लोज सरफेस है तो चार्ज हमेशा इनसाइड वाला ही काउंट होता है। आउटसाइड चाहे कुछ भी रखा हो, कितना भी चार्ज रखा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, एक तो ये है। एक क्वेश्चन और देखो, if 3 dipole of three dipoles charge of each is plus minus 3 microcoulomb is placed inside a sphere of radius 10 centimeter with another charge of 7 microcoulomb, then find first total flux, second what will be effect observed on the flux if radius become double। ये भी आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। इसके अंदर क्या कहा है कि 3 डाइपोल हैं जिनमें प्रत्येक डाइपोल का चार्ज आपको पता है, डाइपोल मतलब सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के, लेकिन बिल्कुल कम, वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो,
तो वो चार्ज एक स्पेयर के अंदर रखें जहां जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और उसी स्पेयर के अंदर एक चार्ज है 7 माइक्रोकूलम का। कितने का? 7 माइक्रोकूलम का। तब आपको उससे टोटल रिलेटेड फ्लक्स बताना है, और साथ साथ एंड नेचर भी मान लो। वैसे नेचर आपको ट्यूशन के अंदर समझ में आ गया होगा। एंड नेचर, नेचर मतलब आउटगोइंग होगा या इनकमिंग होगा। और दूसरा टोटल, अगर रेडियस को मैं डबल कर दूं तो उसी फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, नोचिंग होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, ये सब बातें आपको उसके अंदर आपको बतानी है डिटेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अभी एक बार आपको हिंदी में और बोल देता हूं कि देखो 4 चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम की, जो कि एक बंद सरफेस के अंदर पैक है, जो और वहां पे एक बाहर उस बंद सरफेस के बाहर तरफ एक 8 माइक्रोकूलम का चार्ज हो रखा है। तो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स आपको बताना है, और ये कह रहा है कि 3 द्विध्रुव जिनमें प्रत्येक का आवेश +-3 माइक्रोकूलम है, एक गोले के अंदर रखें जहां पे एक अन्य चार्ज 7 माइक्रोकूलम का है और गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तब आप उस गोले से संबंधित कुल फ्लक्स निकालो, उसकी प्रकृति बताओ, और अगर रेडियस को डबल कर दूं, त्रिज्या को डबल कर दूं, तो उस फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं लगातार इतने वीडियोस के अंदर, और अभी गाउस लॉ के अंदर भी एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको क्यों प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस, और अभी और बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग उसके अंदर भी 15-20 क्वेश्चंस होंगे, वो भी न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास होगी। अभी जैसे कुछ बच्चों ने उसकी डिमांड की है, जो मेरे पास पहले पढ़े हुए हैं, उन्होंने भी डिमांड की, तो आगे मैं आपके लिए और अच्छी क्लास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें, थोड़ा सा लगातार देखें। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन के अंदर आप अपनी तबीयत का, अपने परिवार का, अपने मिलने वालों का, मित्रों का ख्याल रख रहे होंगे, सरकार के नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। इसी प्रकार बने रहें, नियमों का पालन करें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, और साथ साथ घर में रहते हुए पूरे तन मन धन से पढ़ाई करें, लगन से पढ़ाई करें। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, बच्चों लोग, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो ऐसा ही काम करें कि उनका नाम एक बहुत अच्छा रोशन हो जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।